नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह से मिलने के लिए सांसद अनिल बलूनी पहुंचे। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात। वहीं चमोली में विकास कार्यों को लेकर बातचीत की। आपको बता दें, केंद्र से 543 करोड़ की योजनाओं की मांग भी की है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सांसद अनिल बलूनी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात। वहीं चमोली में विकास कार्यों को लेकर बातचीत करते नजर आए। साथ ही केंद्र से 543 करोड़ की योजनाओं की मांग भी रखी। ये बड़ी और अहम जानकारी। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए सांसद अनिल बलूनी दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और केंद्र से 543 करोड़ की योजनाओं की मांग भी की। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए सांसद अनिल बलूनी पहुंचे। देहरादून में राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। वहीं बैठक के बाद देहरादून में मुख्यमंत्री ने पुस्तक मेले का उद्घाटन किया और उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान कार्यक्रम में शिरकत भी की। देहरादून में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 17 प्रस्ताव आए। वहीं मीटिंग समाप्त होने के बाद सचिव गृह शैलेश बघोली ने जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा 10 के बाद जो छात्र 3 साल पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं, उन छात्रों को कक्षा 12 के समकक्ष माना जाएगा। विकास विभाग का मत था। इसमें मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना में कुछ नए प्राविधान जोड़ने पर आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया, जिसमें प्रथमतः जो है विभिन्न कार्यशालाओं कार्यक्रमों महिला सम्मान कार्यक्रम लागू करने के लिए योजना में लगभग 2.3 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो क्लस्टर स्तरीय संगठन है CLF जिसको बोलते हैं, उसमें महिलाओं की जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उसको संचालन करने के लिए 15.4 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा लखपति दीदी बनाए जाने के उद्देश्य से जो रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर हैं, उनके माध्यम से मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और क्वालिटी कंट्रोल हेतु अल्मोड़ा और हवालबाग में जो सेंटर चल रहे हैं उनमें 25 लाख की अतिरिक्त धनराशि इसमें दी जाएगी। इसके अलावा डिजिटल MIS को लागू करने के लिए 140 क्लस्टरों में 500 ई-बुक कीपरों हेतु टैबलेट प्रदान करने की भी इसमें व्यवस्था दी गई है, जिसके लिए 75 लाख की धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 2 सरस मेलों में जो सरस मेले होते हैं, इसमें 11.12 लाख रुपए जो है अतिरिक्त रूप से सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के बढ़ते विरोध को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी ने हमेशा से ही जनता के लिए काम किया है। स्मार्ट मीटर स्मार्ट सिटी की जरूरत है। देखिए, ऐसा है, जो कांग्रेस के विधायक हैं जो इस तरीके की मांग कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इससे बेहतर होता है कि वो अपनी पार्टी को एक बार सही दिशा दिखाते हैं, तो वो ज्यादा उनके लिए बेटर होता। लेकिन वो जनता को गुमराह करने का जो कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट मीटर का लगना अच्छी बात है। स्मार्ट मीटर से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। स्मार्ट मीटर से हमें पता रहेगा कि हमें कितनी बिजली यूज करनी है, हमें कितना ज्यादा उसका रिचार्ज करना है। जब हम घर पर नहीं होंगे तो हमारा मीटर कार्य नहीं करेगा। और दूसरी बात इसमें यह भी रहेगी कि जो एक्स्ट्रा टैक्स दिया जाता है इसमें वो नहीं दिया जाएगा, कोई विलंब शुल्क नहीं रहेगा अगर टाइम पर नहीं देते हैं। तो स्मार्ट मीटर के ऐसे अनेकों अनेक फायदे हैं। जनता को गुमराह करने का कार्य जो आज तक कांग्रेस पार्टी करती चली आ रही है, उसको अब उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है कि उनको गुमराह करने के अलावा और कोई कार्य नहीं आता। खबर हल्द्वानी से है, जहां बिजली स्मार्ट मीटर लगने की शुरुआत हो चुकी है। हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज सिंह बिष्ट के आवास पर सबसे पहले स्मार्ट मीटर लगाया गया, जिस पर मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने
कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है उन राज्यों में भी स्मार्ट मीटर को लगाया जाएगा। है उसका मूल कारण जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा, कांग्रेस के विधायकों द्वारा कभी मीटर तोड़े जा रहे हैं, कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी यानी एक भ्रम इस प्रदेश के अंदर फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, झारखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, आंध्र प्रदेश हो, ये यानी जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं भी है उन प्रदेशों में भी स्मार्ट मीटरों को लगाया जा रहा है। केवल माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर भी अभी जो मैं एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है इन स्मार्ट मीटरों के, उनका कहना है कि 6 लाख अभी यहाँ पर हमने पहले जो फेज है उसमें लगाने जा रहे हैं, वो न लगे, यानी उत्तराखंड प्रदेश आगे को प्रगति न करे, उस ओर न बढ़े, यानी धामी जी के उन सपनों को भी दूर चूर करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस, जिसके द्वारा धामी जी चाहते हैं कि इस प्रदेश का विकास हो, प्रगति हो। चमोली माणा एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। 3 दिनों तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बर्फ में दबे 46 मजदूरों को सकुशल बचाया गया, जबकि 8 मजदूरों की इस घटना में मौत हो गई। वहीं रेस्क्यू टीम ने सभी के शव बरामद कर लिए हैं। वहीं माणा से सभी श्रमिकों को हेलीकॉप्टर से ज्योतिर्मठ स्थित सेना के अस्पताल में लाया गया, जिसके बाद वहां उनका इलाज जारी है। On 28th February, early morning, a BRO camp in Mana was struck by an avalanche. The Indian Army immediately swung into action and mounted a search and rescue operation. The operation was conducted day and night, relentlessly over the last 3 days in inclement weather. A total of 46 persons have been rescued and are under various stages of treatment. Unfortunately, in this event, 8 lives were lost. All the mortal remains have now been recovered, with the last one being recovered at 16:43 hours today. The Indian Army conveys its heartfelt condolences to the families of the workers who lost their lives in this tragedy. Many lives were saved by relentless and professional rescue operations mounted by joint efforts of Indian Army, Indian Air Force, ITBP, NDRF, Border Roads and the state government. ये एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसमें आईटीबीपी के साथ अन्य सभी एजेंसीज, इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बाकी सिविल एजेंसीज और तमाम जो प्रशासन था वो शामिल था। और 3 दिन के सघन अभियान के बाद जो ये ऑपरेशन पूरा किया गया है सभी एजेंसीज के द्वारा, काफी टफ था क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है माना की काफी टफ है। -10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है और 6 से 8 फीट के आसपास बर्फ वहां पे जमी हुई है। तो उसके अंदर से बॉडीज को लोकेट करना, निकालना एक बहुत ही कठिन कार्य था जो सभी एजेंसीज के द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। हाँ, आज जो हमारी बॉडी कल रिट्रीव हुई थी अरविंद जी की, उनको मॉर्निंग में आर्मी के चॉपर्स के माध्यम से यहाँ लाया जा चुका है जोशीमठ में। उनका पंचनामा और अन्य लीगल फॉर्मेलिटीज़ की कार्यवाही चल रही है। और इस पूरे ऑपरेशन में जिस तरह से आर्मी, आईटीबीपी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स ने कोऑर्डिनेटेड जॉइंट एफर्ट के साथ काम किया, तभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन संभव हो पाया है। और अब क्योंकि वेदर एडवर्स होने लगा है यहाँ पे, तो मैं इन सभी टीम मेंबर्स को बहुत बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने समय से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया। इस पूरी घटना को लेकर कांग्रेस ने जमकर सरकार पर निशाना साधा है। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि मौसम विभाग के अलर्ट जारी करने के बाद भी यह हादसा हो गया था। मौसम का अलर्ट था और उतने अलर्ट के बाद भी वहाँ लोगों से काम कराया गया। और आप सब लोग जानकार हैं इस बात के कि ध्वनि का जो वाइब्रेशन है वो हायर एल्टीट्यूड्स में कितना खतरनाक होता है। जहाँ 12 महीने बर्फ़ रहती है, एवलेंजेस आने का खतरा रहता है, वहाँ ऊंची ध्वनि से बचा जाता है। और वहाँ ऐसे में हथौड़े चल रहे हैं, बड़ी भारी मशीनें ले जाई गई हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अलर्ट के बाद वहाँ मजदूरों को काम में लगाया गया। जो मरे हैं उनके लिए हमारी शोक संवेदनाएं हैं, लेकिन जिन अधिकारी और कर्मचारियों की कारगुजारी रही है या जिन जो इसके लिए दोषी है उनके खिलाफ निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए।
आगामी पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी के तहत बीजेपी अब अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी। इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं। अब हम घर घर जाकर लोगों को बीजेपी की उपलब्धियां बताएंगे। उम्मीद है कि पंचायत चुनाव में भी बीजेपी को जीत मिलेगी। जिस प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी को देवतुल्य जनता ने लोकसभा, विधानसभा और नगर निकाय चुनाव में एक अपना आशीर्वाद दिया है, उसी प्रकार से पंचायत चुनाव को लेकर भी हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कार्य कर रही है और उसमें भी निश्चित तौर पे हमें जनता, देवतुल्य जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और हम जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अब तक के कार्य किए हैं उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे और जनता उन सब कार्यों को देखते हुए ही नगर निकाय चुनाव में हमें प्रचंड जीत दी है। तो जो हमारे यूसीसी कानून को लागू किया गया, भू कानून को लाया गया है, दंगा विरोधी एक्ट लाया गया है, नकल विरोधी कानून लाया गया है, राज्य की उपलब्धियों में गिना जाने वाला विषय है और पहला राज्य है हमारा जो यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। और महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, सहकारिता विभाग में आरक्षण दिया गया है। तो जो निरंतर हम लोगों ने काम किया और धरातल पर जो जीरो टॉलरेंस की सरकार कार्यरत है, इन सब मुद्दे को लेकर हम पंचायत चुनाव में जनता के बीच जाएंगे और देवतुल्य जनता हमें निश्चित रूप से अपना आशीर्वाद पंचायत चुनाव में भी अवश्य। उत्तराखंड बीजेपी के संगठन पर्व की प्रक्रिया का अभियान लगातार जारी है, जिसको लेकर बीजेपी बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश के 19 जिला इकाइयों के जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही जिला अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। पार्टी के संगठन पर्व के रूप में संगठनात्मक चुनाव का अभियान चल रहा है और हमारे सभी बूथों के अध्यक्ष का चुनाव के बाद हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जितने मंडल हैं उनमें सभी में मंडल अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मंडल अध्यक्षों की अधिकतर घोषणाएं भी हो चुकी हैं और अब हमारे जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जिले की 19 इकाइयां हैं, 19 इकाइयों के जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश नेतृत्व के द्वारा सभी जिलों में जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया के लिए प्रदेश के वरिष्ठ नेतागणों को एक जिले के लिए 3-3 पर्यवेक्षक वहां पर भेजे गए, जिनके द्वारा वहां पर हमारे जो क्राइटेरिया बनाया गया था रायशुमारी के लिए, उन सभी पदाधिकारियों से पर्यवेक्षकों के द्वारा रायशुमारी ली गई है और रायशुमारी में जो नाम उनके सामने आए हैं उनका पैनल तैयार करके पर्यवेक्षकों के द्वारा प्रदेश नेतृत्व को आज सौंपा गया है और पैनल पर प्रदेश नेतृत्व के द्वारा पर्यवेक्षकों के द्वारा विस्तार से उस पर चर्चा की जा रही है और जल्द ही हमारे जिलाध्यक्षों की भी घोषणा कर दी जाएगी। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत इस वर्ष 30 अप्रैल से होगी, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं इसी कड़ी में प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसके चलते तैयारियों के संबंध में गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जरूरी विषयों पर चर्चा की गई। देखिए, चारधाम यात्रा 2025 के लिए जो हमारे गढ़वाल कमिश्नर महोदय ने भी 5 फरवरी को बैठक ली थी, साथ में सचिव परिवहन द्वारा भी इसके संबंध में बैठक ली गई और जिसके तैयारी के हेतु निर्देशित किया गया। इन्हीं निर्देशों के क्रम में हमारे द्वारा पूरी तरह तैयारी कर ली गई है। जहाँ तक ऑनलाइन सेवाओं की व्यवस्था है, जैसे कि ग्रीन कार्ड की सेवा या हिल एंडोर्समेंट की सेवा या ट्रिप कार्ड की सेवा, तो NISI की मदद से ऑनलाइन व्यवस्था पूर्णतः दुरुस्त कर ली गई है और हम लोग चारधाम यात्रा शुरू होने से 1 महीने पूर्व से ही ग्रीन कार्ड इशू करने शुरू कर देंगे। इसके अलावा जहाँ तक बसों की व्यवस्था का सवाल है, तो बसों की जो बस व्यवस्था होनी है आने वाले रोटेशन के लिए, उसके लिए यूनियन से बैठक हो गई है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में बसेज हैं, जिसके माध्यम से हम सस्ती दरों पर यात्रियों को बसेस प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा हमने टूर ऑपरेटर्स को भी ये निर्देशित किया है कि जितने भी यात्रियों को वो बाहर से लेकर आने के लिए बुकिंग ले रहे हैं,
उनके माध्यम से पहले ही सूचित कर दिया जाए कि जो भी यात्री आए वो पूर्व में ही पंजीकरण कराकर जो हमारी टूरिज्म की साइट है उस पर पंजीकरण के पश्चात आए, ताकि उनका जो ट्रिप कार्ड बनने में आसानी हो। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की नगर निगम में पहली बार बोर्ड बैठक से पत्रकारों को बाहर कर दिया गया। बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने पत्रकारों को बोर्ड बैठक में आने से इनकार कर दिया। इस पूरी घटना के बाद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बोर्ड बैठक का जमकर बहिष्कार भी किया। देहरादून में आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएसी और आईआरबी भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भर्ती प्रक्रिया का जायजा लिया और साथ ही पुलिस अधीक्षक अभ्यर्थियों का हौसला बढ़ाते नजर आए। इसके अलावा उन्होंने अभ्यर्थियों को परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं भी दी। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में बुजुर्ग की निर्मम हत्या के बाद आसपास के इलाके में कोहराम मच गया। इसी कड़ी में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत एक्शन लिया और एसएसपी देहरादून ने घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमों को अलग अलग शहरों में भेजा और हत्या में शामिल 2 मुख्य आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया। 7 तारीख को निधि जी हैं जिनके द्वारा अपने पिताजी की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी और इस दौरान गुमशुदगी की जांच में कुछ संदिग्ध चीजें प्रकाश में इन्वेस्टिगेशन में, तो उसके बाद उस गुमशुदगी को अपहरण में तरमीम कर दिया गया। क्योंकि जो गुमशुदा थे श्री श्यामलाल जी, वो 80 साल के करीब थे और वो मोटरसाइकिल पर गए थे। उनकी मोटरसाइकिल लावारिस हालत में मिली, जिस पर उनकी नंबर प्लेट भी वहां से हटी हुई थी। इन सबको देखते हुए स्पेशल टीम का गठन करके उनकी तलाश में लगाया गया। जो भी नंबर से विक्टिम के साथ जुड़े हुए थे या अन्य लोग उनके संपर्क में थे, उनके बारे में छानबीन की गई। तो इसमें 2 लोग संदिग्ध प्रकाश में आए, जिसमें एक अजय करके और एक धनराज करके 2 नाम इस पर आए थे, जो लगातार टच में थे, किसी न किसी अन्य नंबरों के माध्यम से टच में थे। और उसमें एक महिला गीता का भी नाम आया और उनके पति हिमांशु का भी नाम आया। जब 2 लोग को, ये चारों लोग मौके से मतलब यहाँ से फरार थे। जब 2 लोग को इसमें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, अजय और धनराज को, तो इनके द्वारा बताया गया कि वो गीता के रिश्तेदार हैं और उनके कहने पर वो 3 तारीख को यहाँ पर आए थे, जिसमें 2 तारीख को उनके गीता और हिमांशु द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी और उसकी जो लाश थी वो टुकड़ों में काट कर रखी थी, जिसको वो फेंकने के लिए सहारनपुर नहर के पास फेंक कर आ गए थे। उनकी निशानदेही जानकारी के आधार पर इसके बाद जो है लाश को जो है अलग अलग पार्ट में जो कटी मिली थी, कुछ नहर से बरामद कर लिया गया था। इसके बाद 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। इसके बाद हमारी पुलिस टीम लगातार गीता और हिमांशु, जो उसके प्राइम मास्टरमाइंड थे, उनकी तलाश की जा रही थी। कल इनको रात्रि में अमृतसर से जो है वहां से इनको हिरासत में लिया गया।